फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने लगे एएनएस। एएनएस हमारी फार्मा का मेन टॉपिक है, फर्स्ट मेन टॉपिक एएनएस ही है। तो जैसे कि हमें पता है, बेसिक नॉलेज है कि एएनएस के अंदर दो सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, एक सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक में होता क्या है और सिम्पैथेटिक में क्या क्या हो रहा होता है हमें। तो सबसे पहले सिम्पैथेटिक एक ऐसी कंडीशन है जैसे फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है। यानी आप ये समझ लें कि आपके कोई भी डॉग आपके पीछे लग गया है और आप भाग रहे हैं, उस वक्त आपकी बॉडी कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वो जो भी कंडीशन होगी वो सारी हम सिम्पैथेटिक में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हार्ट की अगर बात करते हैं तो जैसे सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, आप भाग रहे हैं, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि टैकीकार्डिया हो जाता है। देन आप अगर अपने बाकी सिस्टम्स की बात करें तो जीआईटी है, जिसको जैसे गैस्ट्रेंट जीआईटी है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके पेरिस्टालिसिस जो सी होती है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है या पेरिस्टालिसिस स्टॉप हो जाती है। हमारे जो जीआईटी के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर हम जेनिटल यूरिनरी की बात करें तो ये भी मसल्स रिलैक्स हुए होते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई में भी हम बात करते हैं कि अगर हम आई की बात करें तो मिड्रेसिस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि डायलेशन ऑफ प्यूपल हमारा डायलेट कर जाता है। सो ये सारी वो कंडीशन है, इस तरह की बाकी भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। तो सारी ये कंडीशन है कि सिम्पैथेटिक के अंदर हमारी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होती है। इसी तरीके से अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो ये रिलैक्सिंग कंडीशन होती है बॉडी की, यानी बॉडी इसमें फुल रिलैक्स कंडीशन में होती है। अगर हम इसमें डिफरेंट ऑर्गन पे इफेक्ट्स देखें कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो हमारी बॉडी में क्या क्या आ रहा है, तो हार्ट रेट हमारा कम होगा। अगर हम सिम्पैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हार्ट रेट टैकीकार्डिया से ब्रैडीकार्डिया में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम नॉर्मली हमारी बॉडी के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट होता है, यानी हमारे हार्ट रेट नॉर्मल होता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर हम जीआईटी की बात करें तो पेरिस्टालिसिस नॉर्मली जैसे अपना काम कर रही होती है, पेरिस्टालिसिस जैसे चल रही होती है, उसके जो जीआईटी के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर अगर हम जेनिटल यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर हम आई की बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे इसमें मिड्रेसिस हो रहा था, इसमें मियोसिस होगा, यानी यहाँ पे प्यूपल डायलेट कर रहा था तो यहाँ पे प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करके दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ें मेन हमने अपने जहन में रखनी है कि अगर हमें पता लग रहा है कि सिम्पैथेटिक के ऊपर कोई भी सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो ये वाली कंडीशन होंगी, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो कंडीशंस ये होंगी। देन हमें बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है, बॉडी को कैसे पता चलता है कि पैरासिम्पैथिक एक्टिवेट करना है या सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करना है। तो ये हमारा सारा ब्रेन से वो कोऑर्डिनेटेड होता है। हम कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है ना, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो सारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हर किस्म के ऑर्गन को एक्टिवेट कर रहा है। अब एसिटाइलकोलिन एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होता है, और रिसेप्टर्स, अब आपको पता है रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे और रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, अगर मैं हार्ट की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे भी रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, अगर मैं नर्व्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे भी रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, अगर मैं जीआईटी की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे भी रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। अब वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स पड़े हैं। एसिटाइलकोलिन ने अगर कोई भी इफेक्ट ब्लड वेसल्स पर देना है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर पड़े हुए हैं स्पेसिफिक है एसिटाइलकोलिन के लिए, एसिटाइलकोलिन वहाँ पे जाके एक्ट करेगा। अगर हमने हार्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट देना है तो एसिटाइलकोलिन हार्ट के ऊपर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स पड़े हैं उनको जाके एक्टिवेट कर देगा। अगर नर्व्स के ऊपर देना है तो इसी तरीके से बताने का मकसद ये है कि डिफरेंट टाइप के पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स अलग होते हैं, सिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स अलग होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर आके लगता है उसको हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो उसके भी डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर आके लगता है वो दो तरह के होते हैं, एक एपिनेफ्रीन होता है और दूसरा हम कहते हैं कि नॉरएपिनेफ्रीन है। ये दोनों रिसेप्टर्स हैं जो सिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर आके लगते हैं। अब अगर हम इनके रिसेप्टर्स की बात करें तो जो पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, M1 है, M2 है, 3 है, 4 है और 5 है।
और ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर है। इसी तरीके से निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम एन और NG कहते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, जैसे α1, α2, β1, β2, β3 और D1 रिसेप्टर होते हैं और D2 रिसेप्टर होते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर है। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने एक्टिवेट होना है तो एसिटाइलकोलिन ने इन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर लगना है। ये रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे पड़े होते हैं। हर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक होता है कि ये रिसेप्टर यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम सिंपैथेटिक, जैसे अगर मैं बात करूँ तो M2 स्पेसिफिकली हार्ट पे पड़ा हुआ है। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हार्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट आना है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और वो एसिटाइलकोलिन M2 के ऊपर जाके लग जाएगा। अब जैसे वो M2 पे लगेगा, हार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, वो ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। इसी तरीके से अगर मैं सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करूँ तो जो β1 है वो हार्ट के ऊपर पड़ा होता है। मैं कह रही हूँ सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट ने ज़्यादा होना है, टैकीकार्डिया होना है, तो एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन जैसे ही रिलीज होंगे वो आके हार्ट के ऊपर β1 रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएंगे और हार्ट रेट को ज़्यादा कर देंगे, टैकीकार्डिया वाली कंडीशन कर देंगे। अब ये था बेसिक कि आपने ANS को किस तरीके से पढ़ना है। अब अगर हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। बेसिक्स हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है, फिर हम बात करेंगे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बनता है। ये हमारे मेन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। एसिटाइलकोलिन इस तरीके से बनता है कि फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे पास आता है एसिटाइल-कोए। एसिटाइल-कोए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। देन कोलिन बाहर पड़ी होती है। अब कोलिन ने सेल के अंदर एंटर होना है और इस एसिटाइल-कोए के साथ अटैच हो जाना है। इन दोनों ने मिलके हमारे पास एसिटाइलकोलिन बना देना है। अब ये दोनों बाइंड करते हैं, जिस एंजाइम की मौजूदगी में करते हैं उसको हम कहते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज हम उसको कहते हैं, ठीक है। फिर ये एसिटाइलकोलिन जो बनती है इसने वेसिकल के अंदर एंटर होना होता है। अब ये एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर एंटर हो गया, हम एसिटाइलकोलिन जो है वो वेसिकल के अंदर एंटर हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बच्चा पूछ सकता है कि भाई एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर एंटर क्यों है, हम इसको बाहर ही क्यों नहीं पड़ा रहने देते। हमारे पास बाहर पड़े होते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ऐसा एंजाइम होता है, अगर एसिटाइलकोलिन बाहर पड़ा हुआ है ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, इसको ब्रेक डाउन इसका कर देगा। इसीलिए हमें एसिटाइलकोलिन को प्रिजर्व रखने के लिए हमें उसको वेसिकल के अंदर एंटर करना पड़ता है। जैसे एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर एंटर हुई है, अब ये होगा कि जब जैसे ही ऊपर से सिग्नल आएगा कोई भी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से वेसिकल फ्यूज हो जाएगी इस मेम्ब्रेन के साथ और एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। जैसे ये बाहर रिलीज होगी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो ऑर्गन है जहाँ पे ये रिलीज हो रही है, यहाँ पे उस ऑर्गन के रिसेप्टर पड़े होंगे। ये M रिसेप्टर भी हो सकता है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर भी हो सकता है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर भी हो सकता है। ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पे जाके अटैच होगी और अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करवाएगी। अब इसके अंदर से क्वेश्चन कहाँ पे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अब हम यहाँ अगर हमने एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और हमने इसको इनहिबिट करना है तो हम इसको कैसे इनहिबिट कर सकते हैं। अब डिफरेंट वो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे हैं और हम इनको एंजाइम्स को इनहिबिट करके हम ये काम कर सकते हैं। हम जैसे कि अब कोलिन का जो सेल के अंदर एंटर होना है, इसको हम यहाँ पे अगर हेमिकोलिनियम एक ड्रग होती है, हेमिकोलिनियम, अगर हम हेमिकोलिनियम दे देंगे ना तो ये कोलिन इसके सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगी। जब कोलिन सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकेगी, एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा और एसिटाइलकोलिन अपना काम नहीं करेगा तो जो कोलिन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है। मेनली अगर हमने एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करना है ना, मेन बाकी तो हम जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन करना है ना हम रेट लिमिटिंग स्टेप को इनहिबिट कर देंगे। तो कोलिन का सेल के अंदर एंटर होना एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हेमिकोलिनियम दे देंगे ना तो कोलिन सेल के अंदर एंटर नहीं होगी और एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा। दूसरी बात यहाँ पे पूछी जाती है कि इसे यहाँ पे इनहिबिटर काम करता है जिसको हम विज़ैमिकोल कहते हैं। विज़ैमिकोल क्या करता है, एसिटाइलकोलिन स्टोर होने के लिए वेसिकल के अंदर एंटर होती है ना, तो विज़ैमिकोल एसिटाइलकोलिन को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देता। तो जब एसिटाइलकोलिन सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, मैंने बताया था यहाँ पे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज पड़ा होता है जो कि एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे MCQ ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसा एंजाइम है या कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इसके स्टोर को डिप्लीट कर देती है, डिप्लीट द स्टोर ऑफ एसिटाइलकोलिन।
सो वहाँ पे हमारा एमसीक्यू जो आ सकता है वो ये ठीक होगा कि विज़ेमिकोल एक ऐसी ड्रग है जो कि एसिटाइलकोलिन के स्टोर को डिप्लीट कर देती है। फिर हमारे पास तीसरा जहाँ पे हम इसको एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर सकते हैं इसके फंक्शन परफॉर्म करने से, वो ये कि जो इसकी फ्यूजन होती है ना, यहाँ पे अगर हम बोटुलिनम एक टॉक्सिन होता है, बोटुलिनम टॉक्सिन एक ड्रग है, एक टॉक्सिन है, अगर हम उसको दे देते हैं तो एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि जो वेजिकल है वो यहाँ पे आके फ्यूज़ ही नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर या टॉक्सिन काम कर रहा है उसको बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। ये था हमारे पास एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन वाला सारा। बात करते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन होती है ना, ये जैसे ही यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है, रिसेप्टर के ऊपर अटैच होती है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। जैसे इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, रिसेप्टर से इसने सेपरेट हो जाना है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन पड़ी हुई है। अब इसने यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, उस एंजाइम को कहते हैं, वो इस एसिटाइलकोलिन के ऊपर एक्ट करता है और इसको दोबारा से तोड़ देता है कोलिन के अंदर और एसीटेट के अंदर। जो एसीटेट है ना वो तो यहीं पे डिसॉल्व आउट हो जाता है, सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल पड़ा हुआ ना, ये डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो कोलिन है ये दोबारा यहाँ से जाता है और जो हमने कहा था कि सेल के अंदर कोलिन एंटर हो रहा है, तो ये वही वाला कोलिन है जो एसिटाइलकोलिन के टूटने की वजह से बनता है, वो दोबारा सेल के अंदर एंटर हो जाता है और नए सिरे से एसिटाइलकोलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब हम आ रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम पे। हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन हमने करवानी है। उसमें सबसे पहले ये होता है कि टायरोसिन सेल के अंदर एंटर होता है, उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। ये टायरोसिन को डोपा में चेंज कर देता है, डोपा में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ये डोपामीन बन जाएगा। डोपामीन जैसे ही वेसिकल के अंदर एंटर होगा ये नॉरएपिनेफ्रिन में चेंज हो जाएगा और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे हमारी बॉडी को पता चलेगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, सिग्नल्स आएंगे, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा, वो रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है जिसके ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन अटैच होना है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर देना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करना है तो हम कहाँ कहाँ पे एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ पे हम इसकी प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रेट लिमिटिंग स्टेप की बात की थी कि कोलिन का सेल के अंदर एंटर होना एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, हम उधर इनहिबिट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसकी बात करें, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को एक एंजाइम में इनहिबिट करता है जिसको हम मेटायरोसिन कहते हैं, मेटायरोसिन। तो टायरोसिन को डोपा में चेंज होना एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप का पूछा होता है, तो इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप को इनहिबिट कर सकते हैं मेटायरोसिन से। देन डोपामिन चेंज हो गया। अब डोपामिन जैसे सेल के अंदर एंटर होती है ना नॉरएपिनेफ्रिन बनाने के लिए, सेल के अंदर वेसिकल के अंदर इसकी एंट्री को जो रोकते हैं उसको रेजरपीन कहते हैं हम, रेजरपीन। सो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह वहाँ पे विज़ेमिकोल की बात की थी कि स्टोर को डिप्लीट करते हैं, इसी तरीके से रेजरपीन स्टोर को डिप्लीट करती है। फिर हम बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन सिग्नल आएगा, फ्यूज़ हो जाएगी, आउटसाइड मूव कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी फ्यूजन को रोकते हैं जैसे हमने बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में बोटुलिनम टॉक्सिन इसकी फ्यूजन को रोकता है और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज नहीं होने देता। यहाँ पे गुएनिथिडीन एक इनहिबिटर होता है, गुएनिथिडीन, ये इसकी फ्यूजन नहीं होने देता और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज आउट नहीं होने देता वेसिकल में से। देन हम कहते हैं कि वहाँ पे हमने कहा था एसिटाइलकोलिन ब्रेकडाउन होकर एसिटेट और कोलिन में चेंज हो जाता है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन की कोई भी वो मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होता, ये मेटाबोलाइज नहीं होता, बल्कि ये वैसे ही वैसे सेल रीअपटेक कर लेता है, दोबारा से नॉरएपिनेफ्रिन चला जाता है सेल के अंदर और ये वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाता है। सो हम अगर हम कहें कि इसके रीअपटेक को कौन रोकता है तो कोकेन और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो एंजाइम्स हैं, दो ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकती है, नॉरएपिनेफ्रिन को आउटसाइड ही रखती है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन अंदर से वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है और ये अपना फंक्शन खत्म कर देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम रोक सकते हैं। सो ये था हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो भी यूज़ हो रहे हैं उनकी प्रोडक्शन और उनको हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इनहिबिट कर सकते हैं उसकी प्रोडक्शन को। करते हैं कि जैसे ही हम अगर किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने से रोक रहे हैं, खा वो नॉरएपिनेफ्रिन हो जाए, एसिटाइलकोलिन की वेसिकल हो। अब वेसिकल के अंदर सिर्फ एक नॉरएपिनेफ्रिन ही तो नहीं पड़ा होता, इधर बहुत सारे और ट्रांसमीटर्स भी पड़े होते हैं जिसको हम को ट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो को ट्रांसमीटर्स के नाम बताएं, यानी एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ वेसिकल के अंदर जो और भी वो ट्रांसमीटर्स पड़े होते हैं वो कौन कौन से। तो उसमें यूकैफ्लिन आ जाता है, सब्सटेंस पी आ जाता है, एटीपी आ जाता है, न्यूरोपेप्टाइड वाई आ जाता है, और भी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप 3-4 नाम बस उसमें मेन याद रख लें। हम
हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमें पता है M1 नर्व एंडिंग्स पे पड़ा हुआ है, M2 हार्ट पे मेनली पड़ा हुआ है। जहाँ पे भी जितनी भी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं ना सेल, वहाँ पे हमेशा M3 पड़ा होता है। M3 हमेशा सारे उन सेल्स पे पड़ा होता है जिन्होंने भी सेक्रीशन प्रोड्यूस करनी होती है। देन निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें तो एक गैंग्लियन पे पड़ा होता है और एक न्यूरोमस्कुलर एंट्रीट पे। ये सारे नाम आपने एज इट इज याद रखने हैं। आपको रिसेप्टर की लोकेशन अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिसेप्टर की लोकेशन पता होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन फलाने रिसेप्टर के ऊपर आके लग रहा है तो वो क्या क्या ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आप ये सोचें, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और हमारे एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर पे जाकर लग गया, तो आपके ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि हार्ट रेट ने कम हो जाना है, क्योंकि M2 रिसेप्टर हमारे पास हार्ट पे पड़े होते हैं। तो अगर आपको इसकी लोकेशन पता होगी तो आप आराम से इसका फंक्शन बता सकेंगे। देन हमारे पास आ जाता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि जितने भी स्टिमुलेटरी हैं वो GQ को एक्टिवेट करते हैं, और जो भी इनहिबिटरी जिन्होंने भी इनहिबिटरी काम करना होता है वो GI को एक्टिवेट करते हैं। जो GQ को एक्टिवेट करते हैं उन्होंने IP3 और डैग कैस्केड को ज़्यादा करवा देना होता है। और हमें पता है कि डैग जो है वो सेक्रीशंस को इंक्रीज करवा देता है, और जो IP3 होता है वो कैल्शियम को रिलीज करवाता है। अगर इसको मैं आपको बताऊं, हम बात करें कि GQ सिस्टम एक्टिवेट होगा, GQ ने एक्टिवेट होकर फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देना है, जिसने सेकंड न्यूरो ट्रांसमीटर या सेकंड मैसेंजर बना देना है, जिसको हम डैग कहते हैं और IP3 कहते हैं। तो डैग का ये काम है, डैग ने प्रोटीन काइनेस को मॉड्यूलेट करके सेक्रीशंस को इंक्रीज कर देना है। और अगर हम IP3 की बात करें तो IP3 ने इंट्रासेलुलर स्टोरेज से कैल्शियम के रिलीज को ज़्यादा करवा देना है, जिसकी वजह से सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अक्सर पूछ लेते हैं तो उसमें ये वाली चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो अगर हम इनहिबिटरी सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि GI एक्टिवेट होता है। GI एक्टिवेट होकर एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जिन्होंने फिर साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को कम करना होता है। ये था हमारे पास GQ और GI का पाथवे। अगर हम निकोटिनिक पाथवे की बात करें तो हम कहते हैं जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ना, उधर सोडियम पोटाशियम चैनल्स पड़े होते हैं। सोडियम पोटाशियम चैनल की ओपनिंग और क्लोजिंग से हम सेल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक पॉइंट आता है कि हमारे पास दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसको हम SA नोड और आइरस कहते हैं। ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे पास जो डुली इनर्वेटेड होते हैं। इनके ऊपर एक ही टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी काम कर रहा होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम भी काम कर रहा होता है। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट होता है, लेकिन अगर कोई बॉडी फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में चली जाती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर देता है। लेकिन एट द टाइम ये दोनों सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट होते हैं।